गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम EL 304 माइक्रोवेव एंड ऑप्टिकल फाइबर इंजीनियरिंग इस सब्जेक्ट का जो नाम है उसके लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यूनिट 1 से है, जिसका नाम है माइक्रोवेव। अर्थात इसमें केवल हम ये सीखेंगे इस पूरी यूनिट में कि माइक्रोवेव आखिरकार है क्या और इसके विभिन्न बैंड्स क्या हैं और एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और उनकी एप्लीकेशन के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इस सब्जेक्ट के बारे में आपको बता देता हूँ क्या है। देखिए, माइक्रोवेव एंड ऑप्टिकल फाइबर इंजीनियरिंग इज़ वाइडली यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन कम्युनिकेशन, सेलुलर, टेलीफोन, टेलीविज़न, सैटेलाइट एंड अदर एप्लीकेशन। यानी कि ये वह ब्रांच है जो मुख्य रूप से लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसका और सेलुलर टेलीकम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, टेलीफोन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, टेलीविज़न के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसके अन्य एप्लीकेशन होती हैं। ठीक है, यह सब्जेक्ट यानी कि दिस सब्जेक्ट्स प्रोवाइड एडिक्वेट नॉलेज ऑफ माइक्रोवेव डिवाइसेस, माइक्रोवेव मेजरमेंट एंड माइक्रोवेव कम्युनिकेशन। यानी कि इस सब्जेक्ट के अंतर्गत आप माइक्रोवेव डिवाइसेस को समझेंगे और किस प्रकार से माइक्रोवेव मेजरमेंट किया जाता है एवं माइक्रोवेव कम्युनिकेशन के और क्या घटक होते हैं इसके बारे में आप समझेंगे। ठीक है, तो माइक्रोवेव इंजीनियरिंग जो इसकी डेफिनेशन क्या होती है वो यह होगी कि माइक्रोवेव इंजीनियरिंग इज़ द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग दैट डील्स विद द ट्रांसमिशन, कंट्रोल, डिटेक्शन एंड जनरेशन ऑफ रेडियो वेव्स हुज वेवलेंथ इज शॉर्ट कंपेयर्ड टू फिजिकल डायमेंशन ऑफ सिस्टम। अर्थात यह वह ब्रांच है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जो रेडियो वेव के ट्रांसमिशन, उनके कंट्रोल तथा डिटेक्शन एवं जनरेशन को समझाएगा एवं जो उनकी वेवलेंथ है वह जो हमारे भौतिक सिस्टम है उसकी जो लंबाई है उससे कम होती है। ठीक है, क्योंकि जो वेवलेंथ होती है उसकी जो इनकी वेवलेंथ होती है वो 30 सेंटीमीटर से कम होती है, क्योंकि इनकी जो फ्रिक्वेंसीज़ है वो काफ़ी अधिक होती है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। तो माइक्रोवेव जो होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज में, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कहाँ से कहाँ तक होगी। तो माइक्रोवेव रिफर्स टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज विद फ्रिक्वेंसी 300 मेगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। यानी कि इनकी जो यानी कि जो इनकी फ्रिक्वेंसी रेंज है वह 300 मेगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज तक होती हैं। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं देखिए। माइक्रोवेव्स आर द वेव्स दैट रेडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी विद शॉर्टर वेवलेंथ। अर्थात जब इनकी अगर फ्रिक्वेंसी की बात करें तो इनकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी 300 मेगाहर्ट्ज़, अर्थात 0.3 गीगाहर्ट्ज़ मैं कह सकता हूँ उसको। तो 0.3 गीगाहर्ट्ज़ से 300 गीगाहर्ट्ज़ इनकी क्या होगी फ्रिक्वेंसी होगी, तो इनकी वेवलेंथ इन कंपैरिजन टू देम बहुत कम होगी। इस वजह से इनको शॉर्ट वेव्स भी कहते हैं। और यह क्या होती हैं आइनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट नहीं होती हैं, यानी कि इनको लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो तीसरा पॉइंट यही चीज़ को दर्शा रहा है कि माइक्रोवेव्स ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन एंड आर रिफ्लेक्टेड बाय कंडक्टिंग सरफेसेस। यानी कि ये कंडक्टिंग सरफेस के द्वारा रिफ्लेक्ट की जा सकती हैं तथा यह स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। और यह देखिए माइक्रोवेव्स आर इजीली एटेन्यूएटेड विद इन शॉर्टर डिस्टेंसेस। यानी कि अगर डिस्टेंस के साथ साथ यानी कि स्मॉल डिस्टेंस पर ही इनमें एटेन्यूएशन होता है। माइक्रोवेव करंट्स कैन फ्लो थ्रू ए थिन लेयर ऑफ केबल। तो माइक्रोवेव जो करंट होता है वह थिन केबल से फ्लो कराया जा सकता है, यानी कि थिन लेयर जैसे कि वेव गाइड्स हो जाएंगे तो उनके माध्यम से माइक्रोवेव करंट फ्लो कराया जाता है। एडवांटेजेस क्या होंगे इसके देखिए। सबसे पहली बात तो इनकी फ्रिक्वेंसी रेंज काफ़ी अधिक है। जो फ्रिक्वेंसी रेंज मैंने आपको बताई है वह क्या है 0.3 गीगा हर्ट्ज से 100 गीगा
हर्ट्ज है, ठीक है। तो इतनी अधिक फ्रिक्वेंसी रेंज होने के कारण यह सपोर्ट्स करती हैं, लार्जर बैंडविड्थ को सपोर्ट करती हैं। अगर लार्जर बैंडविड्थ सपोर्ट करेंगी तो यानी कि ज़्यादा मात्रा में सूचना को प्रसारित किया जा सकता है, और इसी कारणवश इनको पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन के लिए उपयोग में लिया जाता है, ठीक है। अब देखिए फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, बैंडविड्थ ज़्यादा है, तो एंटीना गेन भी अधिक होगा, यानी कि मोर एंटीना गेन इज़ पॉसिबल बाय यूजिंग माइक्रोवेव्स, ठीक है। माइक्रोवेव्स को हिंदी में हम क्या कहेंगे, सूक्ष्म तरंगे। कारण इनका क्योंकि इनकी फ्रिक्वेंसी रेंज काफ़ी अधिक होती है और इस वजह से इनको शॉर्टर वेव भी कहते हैं। अब देखिए जो इसका तीसरा पॉइंट क्या कहता है, हायर डाटा रेट्स आर ट्रांसमिटेड एज बैंडविड्थ इज़ मोर। क्योंकि फ्रिक्वेंसी रेंज काफ़ी अधिक है तो बैंडविड्थ भी काफ़ी अधिक होगी, इस वजह से इनके द्वारा क्या है, हायर डाटा रेट यानी कि ज़्यादा गति से डाटा को सेंड किया जा सकता है। अब एक और जो चौथा पॉइंट वो कहता है, एंटीना साइज गेट रिड्यूस एज द फ्रिक्वेंसीज आर हायर। क्योंकि जो एंटीना साइज़ है वो λ/4 पर निर्भर करता है, यानी कि लेंथ ऑफ एंटीना इज़ इक्वल टू λ/4, यानी कि वेवलेंथ के चौथाई हिस्से पर आपके एंटीना की साइज़ निर्भर करती है। तो अगर मान लीजिए फ्रिक्वेंसी काफ़ी अधिक होगी तो जो वेवलेंथ है वो काफ़ी कम होगी। इस हिसाब से इनके लिए जो एंटीना होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं, जिन्हें माइक्रोस्ट्रिप एंटीना भी कहा जा सकता है, ठीक है। और लो पावर कंजम्पशन, इनके द्वारा जो सिग्नल है या जो डिवाइसेस है उनके द्वारा पावर कंजम्पशन यानी कि जो ऊर्जा है इनके द्वारा कम कंज्यूम किए जाते हैं, क्योंकि फ्रिक्वेंसी का मान काफ़ी अधिक होता है। और इनका उपयोग लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन यानी कि पॉइंट टू पॉइंट या लाइन ऑफ साइट का अर्थ होता है कि जो आपका रिसीवर एवं ट्रांसमीटर दोनों ही एक दूसरे की नज़र में होने चाहिए, यानी कि लाइन ऑफ साइट एक दूसरे को दिखते रहने चाहिए। तो इस हिसाब से इनमें फेडिंग का अर्थ है जो सिग्नल का मान है वह उसका जो आयाम है वो कम ना हो, तो इसे फेडिंग कहते हैं। तो लाइन ऑफ साइट में क्या होता है, फेडिंग का इफेक्ट कम होता है। और जो इसका स्पेक्ट्रम है वो काफ़ी क्या है, वाइड है। इस कारण जो इसकी फ्रिक्वेंसी रेंज है अवेलेबल, उनका उपयोग काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन में किया जा सकता है। डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, देखिए नवीनतम तकनीक है तो जो कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट और इंस्टॉलेशन काफ़ी अधिक होगी, यानी कि इनके जो कलपुर्जे हैं, जो डिवाइसेस है उनको इंस्टॉल करने का और एवं परचेज़ करने का खर्चा अधिक आता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस अकर किया जाता है, क्योंकि हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स हैं तो इंटरफेरेंस की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। जो इनके इक्विपमेंट बनते हैं उनका साइज़ काफ़ी ज़्यादा होता है, यानी कि ज़्यादा बड़े इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इस वजह से इनके लिए क्या है, ज़्यादा जगह की आवश्यकता पड़ती है। और तापमान के साथ इंस्ट्रूमेंट है उनकी डाइइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ में परिवर्तन होता है, इस वजह से माइक्रोवेव्स का संचरण भी प्रभावित होता है। इलेक्ट्रिक पावर की इनएफिशिएंसी होने के कारण, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस की वजह से इनकी जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है। अब देखिए विभिन्न माइक्रोवेव बैंड्स हैं हमारे पास अवेलेबल, जैसे कि मैंने कहा था कि जो माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम है वो 300 गीगाहर्ट्ज़ तक अवेलेबल है, परंतु जो एप्लीकेबल जो स्पेक्ट्रम है वो हम इस्तेमाल करते हैं फ्रिक्वेंसी रेंज कहाँ से कहाँ तक, 1 गीगाहर्ट्ज़ से 100 गीगाहर्ट्ज़ तक। और उनके लिए विभिन्न बैंड जो इस प्रकार से आपके सामने दिए हुए हैं। तो पहला जो बैंड है वो है आपके एल बैंड। एल बैंड की जो सीमा होती है वो होती है 1 गीगाहर्ट्ज़ से 2 गीगाहर्ट्ज़, और जो उसकी वेवलेंथ की सीमा क्या हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर। आप देखेंगे कि जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ रही निचले क्रम में, ठीक है, तो जो वेवलेंथ है वो घट रही है, क्योंकि जो आप जानते हैं कि जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, लैम्बडा इक्वल्स टू c/f। f अगर बढ़ेगी तो वेवलेंथ घटेगी। यहाँ पे फ्रिक्वेंसी है f का नाम और लैम्बडा क्या है, वेवलेंथ है। तो फ्रिक्वेंसी बढ़ने के साथ ही क्या होगा, वेवलेंथ का मान कम होगा। और c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। तो स्पीड ऑफ लाइट क्या कहलाएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। तो ये विभिन्न बैंड्स हैं, तो उनको मैं बारी बारी से समझाता हूँ। एल बैंड है आपके पास 1 से 2 गीगाहर्ट्ज़, जो कि आप देख सकते हैं 15 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर। एस बैंड क्या है आपके पास 2 से 4 गीगाहर्ट्ज़,
जिसकी वेवलेंथ 7.5 से 15 सेंटीमीटर है। उसी प्रकार से सी बैंड जिसकी वेवलेंथ 4 से 8 और ये इसकी वेवलेंथ हो जाएगी। एक्स बैंड होता है 8 से 12 गीगाहर्ट्ज़ 25। अब देखिए यहाँ पे जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ रही है, सॉरी फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है, वेवलेंथ का मान कम होता जा रहा है, ठीक है। ये mm में है, ठीक है, ये क्या है mm में है। और के यू बैंड क्या है आपके पास 12 से 18 गीगाहर्ट्ज़ से, तो 16.7 mm से 25 mm तक उसका वेवलेंथ हो जाएगी। फिर उसके बाद के बैंड जो कि 18 से 26.5 गीगाहर्ट्ज़ और ये इसकी रिस्पेक्टिव वेवलेंथ। के ए बैंड 26.5 से 40 और ये इसकी क्या हो जाएगी, रिस्पेक्टिव वेवलेंथ हो जाएगी। क्यू बैंड 33 से 50 गीगाहर्ट्ज़ और उसकी जो वेवलेंथ होगी 6 mm से 9 mm तक हो जाएगी। फिर यू बैंड की बात करेंगे तो 40 से 60 गीगाहर्ट्ज़ 50 mm से 7.5 mm तक। वी बैंड जो कि 50 से 75 गीगाहर्ट्ज़ और इसके लिए 40 mm से 4 mm से 6 mm इसकी क्या हो जाएगी, वेवलेंथ हो जाएगी। फिर डब्ल्यू बैंड की बात करेंगे तो 75 से 110 गीगाहर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी रेंज और 2.7 mm से 4 mm तक इसकी वेवलेंथ हो जाएगी। एफ बैंड की जो फ्रिक्वेंसी रेंज होगी 90 से 110 गीगाहर्ट्ज़ और 2.1 mm से 3.3 mm इसकी वेवलेंथ हो जाएगी। डी बैंड की बात करें 110 से 170 गीगाहर्ट्ज़ और 1.8 mm से 2.7 mm इसकी क्या हो जाएगी, वेवलेंथ हो जाएगी। तो ये इसकी वेवलेंथ रेंजेस थी। इन सभी की मैं डिटेल में एप्लीकेशन अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको दे दूंगा। तो अब हम माइक्रोवेव की जो बेसिक एप्लीकेशन उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन एरियाज क्या क्या हो सकते हैं माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी एवं माइक्रोवेव इंजीनियरिंग के। टेलीकॉम में इसका बहुत उपयोग है क्योंकि देखिए इसकी फ्रिक्वेंसी रेंज काफ़ी ज़्यादा हायर है, गीगाहर्ट्ज़ के रेंजेस में है। और गीगाहर्ट्ज़ जो आप जानते हैं कि 1 गीगाहर्ट्ज़ को गीगा को क्या कहा जाता है, 10 की घात 9 सबस्क्रिप्ट से कहा जाता है। अगर इसके पीछे मैं हर्ट्ज़ लगा दूं यानी कि 10 की घात 9 हर्ट्ज़ हो जाएगा ये। तो इतनी ज़्यादा अधिक फ्रिक्वेंसी अर्थात बैंडविड्थ भी ज़्यादा होगी और उस बैंडविड्थ के फलस्वरूप हमें क्या होगा, जो इसका उपयोग है बैंडविड्थ का, हम मैक्सिमम नंबर ऑफ़ चैनल्स में कर सकते हैं। तो टेलीकॉम इसका सबसे ज़्यादा क्या है, प्रचलित उदाहरण है। पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें सैटेलाइट आ जाता है, सेलुलर एक्सेस टेक्नोलॉजी आ जाती है। स्पेस कम्युनिकेशन में भी क्या कहते हैं, माइक्रोवेव का इस्तेमाल किया जाता है इसके हाई फ्रिक्वेंसी रेंजेस के कारण, ठीक है। सेंसिंग अर्थात स्पेक्ट्रोस्कोपी कम्युनिकेशन, रेडियो एस्ट्रोनॉमी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। मेडटेक अर्थात मेडिकल टेक्नोलॉजीज़ में भी माइक्रोवेव का इस्तेमाल किया जाता है। डिफेंस टेक्नोलॉजी यानी कि डिफेंस के लिए भी माइक्रोवेव, जैसे कि रडार हो गए, रडार कम्युनिकेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सिक्योरिटी सिस्टम्स, क्योंकि माइक्रोवेव की फ्रिक्वेंसी रेंज काफ़ी अधिक होती है तो उसकी बैंडविड्थ भी ज़्यादा होगी। बैंडविड्थ की वजह से हम इसके लिए जो डाटा रेट्स हैं काफ़ी अधिक है और इसके जो इक्विपमेंट हैं वो इजीली अवेलेबल नहीं होते, तो सिक्योर होते हैं, तो सिक्योरिटी पर्पस से भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसका क्या है, ट्रैफिक सर्वेलेंस में इस्तेमाल किया जाता है। नेविगेशन, पोजीशनिंग, मेजरमेंट एवं जीपीएस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। फूड टेक्नोलॉजी में इसका इस्तेमाल आप देखेंगे कि वो माइक्रोवेव ओवन के रूप में आप देख सकते हैं। हमारे घरेलू पर्पस के रूप में माइक्रोवेव हीटिंग के का भी उदाहरण है कि हीटिंग, डिटेक्शन, फॉरेन बॉडीज़ एंड फूड, न्यू नोवेल एप्लीकेशन एरिया एंड कॉन्स्टेंटली बीइंग एडिड, मतलब हीटिंग में भी इसका और डिटेक्शन में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से ये माइक्रोवेव की एप्लीकेशन थी। इस पूरे जो है सब्जेक्ट को हम इन सभी एप्लीकेशन को बारी बारी से भी देखेंगे। जैसे माइक्रोवेव डिवाइसेस के रूप में आप देखेंगे कि क्लेस्ट्रॉन का यूज़ क्या होगा, रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन का यूज़ क्या होगा, और ट्रैवलिंग वेव ट्यूब्स के बारे में आप देखेंगे। और जो मैंने फूड टेक्नोलॉजी की आपके बारे में बात की तो उसमें आप देखेंगे कि किस प्रकार से मैग्नेट्रॉन का उपयोग किया जाएगा माइक्रोवेव ओवन के लिए। तो मैग्नेट्रॉन एक प्रकार का क्या है, जनरेटर है, माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी जनरेटर या ऑसिलेटर कह दें, जो क्या है हाई फ्रिक्वेंसी वेव जनरेट करता है, जिसका उपयोग माइक्रोवेव ओवन में किया जाता है। और जो क्लेस्ट्रॉन होता है वो एज एन एम्पलीफायर उसका उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन का उपयोग एज एन ऑसिलेटर किया जाता है। तो ये माइक्रोवेव जो है फील्ड है वो काफ़ी वास्ट है। और जो माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी बैंड्स हैं
इनके भी जो विभिन्न बैंड्स हैं उनका भी अलग अलग कैटेगराइजेशन होता है एप्लीकेशन के आधार पर कि कौन सी बैंड किस एप्लीकेशन के लिए, जैसे एल बैंड डोमेस्टिक पर्पसेस एवं टेलीफोनिक के लिए होता है, वैसे के यू बैंड एन एक्स बैंड का इस्तेमाल मिलिट्री पर्पसेस के लिए होता है। तो इन सभी के बारे में हम नेक्स्ट ई लेक्चर में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।